मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक हैप्पी फैमिली दिखाई जाती है जो कि कबीर नाम के एक शख्स की होती है और उसकी वाइफ का नाम ज्योति, बेटी का नाम जानवी और बेटे का नाम ध्रुव होता है। और वो फैमिली वेकेशंस के लिए फार्म हाउस के लिए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनके बेटे ध्रुव को सुसु आता है, सो वो करीब के रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं। वहीं कबीर की मुलाकात एक अनजान शख्स से होती है। कबीर जब चाय का ऑर्डर देने जाता है तो मालूम होता है कि उनके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्डर कैंसिल करके वापस चला जाता है। वही अनजान शख्स भी काउंटर पे मौजूद होता है और वो ये देखकर उनके लिए चाय लेकर उनके टेबल पर आ जाता है। कबीर को उसका ये जेस्चर बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो उसको उनके साथ ज्वाइन करने का कहता है। वो अनजान शख्स ये ऑफ़र कबूल करता है और उनके साथ ज्वाइन कर लेता है। जानवी बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होती है और वो पनीर पराठे खाने से मना कर रही होती है, जिस पर वो अनजान शख्स कबीर से कहता है कि मेरी भी बेटी बिल्कुल ऐसे ही करती है। कबीर कुछ देर उस शख्स के साथ बातें करता है, लेकिन अचानक कॉल आ जाने की वजह से वो उठ के वहाँ से चला जाता है। जानवी उस शख्स को मेन्यू कार्ड पढ़ के सुना रही होती है ताकि वो अपने लिए कुछ ऑर्डर कर सके। तभी वो अनजान शख्स कहता है कि वो अगर उससे अपना पनीर पराठा दे दे तो वो बदले में उसको एक लड्डू देगा। जानवी उससे ये लड्डू लेके खा लेती है और हम देखते हैं कि लड्डू खाने के बाद जानवी के एक्सप्रेशन चेंज होना शुरू हो जाते हैं, मानो जैसे वो किसी के कंट्रोल में आ गई हो। अब वो अनजान शख्स जानवी से कहता है कि पनीर पराठा तुम खा लो और जानवी ये सुनने के बाद पनीर पराठा खाना शुरू कर देती है और ये देखते हुए कबीर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। खैर, खाना ख़त्म करने के बाद कबीर और उसकी फैमिली फार्म हाउस के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तब ही अनजान शख्स उसको बिस्कुट का पैकेट देता है और कहता है कि फार्म हाउस पे पहुंचने के बाद ये बिस्कुट का पैकेट खा लेना। जानवी से ज्योति पूछती है कि वो शख्स क्या कह रहा था, जिस पे जानवी झूठ बोलते हुए कहती है कि वो सिर्फ बाय करने आए थे। फार्म हाउस पे पहुंचते ही जानवी उस शख्स की कही हुई बात मानती है और बिस्कुट्स को खा लेती है। फार्म हाउस में पहुंचने के साथ ही वो स्विमिंग पूल में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से ज्योति का मोबाइल काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाता है। सो वो किचन में आके चावलों के बाउल के अंदर अपना मोबाइल को रख देती है। वो बाल सुखाने के लिए टेरेस पे जाती है, जहाँ से वो देखती है कि एक शख्स उनके घर के बाहर खड़ा हुआ है और ये वही शख्स है जो उनको रेस्टोरेंट में मिला था। ये इस बारे में कबीर को जाके बताती है, लेकिन तब हम देखते हैं कि वो शख्स पहले ही उनके घर में दाखिल हो चुका था। पूछने में बताता है कि जानवी ने उसके लिए गेट खोला है और साथ वो ये भी बताता है कि वो अपनी बेटी से कॉल पे बात कर रहा था, तभी उसके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई। टेरिस पे खड़े हुए उसने ज्योति को देखा तो वो समझ गया कि ये इन्हीं का फार्म हाउस है। सो वो अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पर आ गया। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसको जस्ट 15 मिनट्स लगेंगे मोबाइल चार्ज करने में। अगर वो उनको अलाउ करते हैं तो वो अपना मोबाइल यहाँ पे चार्ज कर ले। सो कबीर उसको परमिशन दे देता है। आफ्टर ऑल उसने रेस्टोरेंट में उनको चाय भी पिलाई होती है। वो शख्स बैठा हुआ जानवी के साथ बातें कर रहा होता है, तभी बार बार उसका भाई आकर उनको डिस्टर्ब कर रहा होता है और बार बार जानवी को उसके साथ खेलने के लिए कह रहा होता है, जिस पे वो शख्स जानवी को कहता है कि जाके इसके साथ खेलो और ऐसा खेलो कि ये जिंदगी भर भूल ना सके। सो जानवी अपने भाई को झूले पे बिठा के तेज तेज झूलना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसका भाई काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। ये देख के कबीर और ज्योति भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो जानवी को रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जानवी उनकी बात नहीं मान रही होती। जानवी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और उसके साथ क्या हो रहा है। कबीर जानवी को बिठा के समझा रहा होता है, तभी बीच में वही शख्स बोलता है और कहता है कि आपके दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं और वो दोनों जानबूझ के ऐसी शरारतें कर रहे थे। इस पे कबीर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उनको कहता है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, सो आप बीच में इंटरफेयर ना करें। जिस पर वो आदमी जवाब देता है कि आपने अपनी बेटी को काफ़ी छूट दी हुई है और ये अच्छी बात नहीं कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लद्दाख घूमने जाए। ज्योति जानवी को काफ़ी गुस्से में देखती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने अपनी इतनी प्राइवेट बात इसके साथ कैसे शेयर की, जिस पे जानवी जवाब देती है कि मुझे समझ नहीं आती, ये जैसा कहते हैं मैं वैसे ही करती हूँ और जो पूछते हैं मैं बता देती हूँ। और तभी वो शख्स जानवी को कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके उससे ब्रेकअप कर लो। ये सुनने के बाद जानवी वैसा ही करती है। ये देख के ज्योति और कबीर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। कबीर ये देखने के बाद काफ़ी गुस्से में आता है और उस शख्स को उठा के कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और उसे घर से बाहर निकालने लगता है, जिस पे वो शख्स कहता है कि तुम मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। जिसके बाद करीब खड़ी हुई जानवी कबीर को ऐसा करने से रोकती है और ये देखकर कबीर और ज्योति और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और कबीर की वाइफ ज्योति उस शख्स से पूछते कि आखिर तुमने मेरे बेटी को किया क्या है। यहाँ वो शख्स पहली बार अपना नाम बताता है जो कि वनराज होता है और वो बताता है कि उसने उनकी बेटी पे काला जादू किया है, जिसको वशीकरत कहते हैं।
और वो अब पूरा की पूरी उसके वश में है और वो अब उसे जो भी करने का कहेगा वो वैसे ही करेगी। और एग्जाम्पल देने के लिए वो उनके सामने उसको ऑर्डर देता है कि किचन से ड्राई चाय की पत्ती ला के खाना शुरू कर दो, और वो उनके सामने ही ड्राई चाय की पत्ती खाना शुरू कर देती है। और फिर उसको ऑर्डर देता है कि सबके सेल फोन ला के तोड़ दो, और वो ऐसा ही करती है। कबीर से अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जाती और वो गुस्से में आकर वनराज के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के वनराज जानवी को हुक्म देता है कि जाके ध्रुव का सर फाड़ दो, और जानवी ऐसा ही करती है और ध्रुव का सर फाड़ देती है। और तभी उनके घर की बेल बजती है और डोर के ऊपर पुलिस वाले होते हैं। पुलिस को देख के सभी नॉर्मल बिहेव करते हैं और पुलिस वाला आके बताता है कि आपकी मिसेस के नंबर से कई दफ़ा हमें कॉल आई है, इसलिए हम ये देखने के लिए आए हैं कि आखिर कॉल्स क्यों आ रही है। जिस पर ज्योति जवाब देती है कि शायद उनका बेटा आपको कॉल्स कर रहा होगा। वो अपना सेल फोन लेने के लिए किचन में जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जानवी हाथ में मैच बॉक्स लेके सिलेंडर के ऊपर बैठी हुई है। और यही वजह थी कि ज्योति और कबीर पुलिस वाले के सामने सच नहीं बोल पाए। खैर पुलिस वाला उनको वार्निंग दे के वहाँ से चला जाता है। अब कबीर वनराज से अपनी बेटी की आज़ादी के बदले उसको पैसे देने की ऑफर करता है और अपने घर के सारे पैसे और गहने उसके सामने ला के रख देता है। और ये गहने और पैसे देकर वनराज बैग उठाता है और उनके घर से बाहर चला जाता है। वनराज के जाने के बाद भी जानवी नॉर्मल नहीं हो पाती और ये देखकर कबीर और ज्योति काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। और वो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि वनराज वहीं पे और उसने सारे पैसे और गहनों को आग लगा दी है। और यहाँ वनराज बताता है कि आखिर वो कबीर और ज्योति से चाहता क्या है, और वो थी जानवी। वो चाहता था कि जानवी का कन्यादान कबीर और ज्योति अपनी मर्जी से वनराज के साथ कर दें। और वो ये भी बताता है कि आज बहुत ही ख़ास रात है और ये हज़ारों सालों में एक दफ़ा आती है और ये सबसे गहरी अंधेरी रात है। और इस रात में वो स्पेशल किस्म का ब्लैक मैजिक का रिचुअल परफॉर्म करना चाहता है जिससे उसकी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, और इसके लिए उसको जानवी की ज़रूरत है। और इसके बाद वो दोबारा से उनके घर घुस जाता है और जानवी को डांस करने का कहता है। और जानवी बगैर सोचे समझे पागलों की तरह डांस करना शुरू कर देती है। कबीर अपने आप को बेबस जानकर अपने बेटे के रूम में जाके बैठ जाता है, जिसके बाद जानवी की नाच नाच की हालत ख़राब हो जाती है। और ज्योति आके वनराज से रिक्वेस्ट करती है कि जानवी को छोड़ दे, लेकिन वो जानवी को नहीं छोड़ता और उसको कहता है कि यहाँ से चली जाओ, अगर तुम ना गई तो जानवी तुम्हें खंजर से मार देगी। ये देखते हुए ज्योति वहाँ से चली जाती है और ज्योति भी अपने बेटे के रूम में जाके बैठ जाती है। दूसरी तरफ वनराज जानवी को गार्ड की तरह खड़ा करके खुद सो जाता है। सो ज्योति मौका पाकर वनराज पे अटैक कर देती है। यहाँ ज्योति काफ़ी हिम्मत दिखाते हुए वनराज को बहुत ब्रूटली मारती है और काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी कर देती है। दूसरी तरफ कबीर भी मौका पाके खिड़की से उतर जाता है और नीचे आकर जानवी को पकड़ लेता है और जानवी को सीढ़ियों के साथ बांधने के बाद वनराज पे खुद अटैक करता है और उसको मारना शुरू करता है। वनराज ये देखते हुए ऑर्डर देता है जानवी को कि तुम पागलों की तरह हंसना शुरू कर दो। सो जानवी भी पागलों की तरह हंसना शुरू कर देती है और यहाँ वो कबीर को बताता है कि जब तक मैं इसको नहीं रोकूंगा तब तक ये पागलों की तरह हंसते हंसते मर जाएगी। और कबीर को बताता है कि जब तक मैं इसको नहीं कहूँगा कि तुम आज़ाद हो और तुम अब नॉर्मल लाइफ जी सकती हो तब तक ये नॉर्मल नहीं होगी। सो तुम मुझे नहीं मार सकते। क्योंकि कबीर और ज्योति ने वनराज को मार के काफ़ी बड़ी गलती कर दी थी, सो वनराज उनको सज़ा देने के लिए जानवी को ऑर्डर देता है कि उसके भाई ध्रुव को जाके मार दे। सो जानवी ध्रुव को मारने के लिए जाती है, लेकिन कबीर और ज्योति जानवी को पकड़ के बिठाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं और जानवी भी थोड़ा बहुत अपने होश में आ जाती है, लेकिन वो ये सब नाटक कर रही होती है और वो उनको रूम में बंद करके भाग जाती है और जाके ध्रुव को ढूंढना शुरू कर देती है। ध्रुव जो कि छत पे छुपा हुआ होता है उसको मिल जाता है और वो उसको पकड़ के छत से नीचे फेंक देती है। ध्रुव छत से गिरने के बाद काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और अब कबीर उसकी जान बचाने के लिए वनराज को इजाज़त दे देता है कि वो जानवी को लेके चला जाए। सो वनराज जानवी को अपने साथ लेके चला जाता है। कबीर ध्रुव और ज्योति को गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल जाने का कहता है और वो खुद वनराज का पीछा करने के लिए निकल पड़ता है। वनराज जानवी को अपने साथ जंगल के रास्ते पे लेके जा रहा होता है और दूसरी तरफ कबीर भी साइकिल पे उनका पीछा कर रहा होता है। अब वनराज जानवी को अपने ठिकाने पे ले आता है जहाँ पे उसने काफ़ी लड़कियों को पोजेस करके रखा हुआ होता है। दूसरी तरफ कबीर अपने वॉचमैन के घर में पहुंच जाता है और उसका सेल फोन खोल के लोकेशन ट्रैक करना शुरू कर देता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे कबीर ने चालाकी से
वनराज का सेल फोन चोरी करके उसकी लाइव लोकेशन अपने वॉचमैन के नंबर पे शेयर कर दी थी। दूसरी तरफ वनराज अपने ब्लैक मैजिक रिचुअल परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है और शैतान की पूजा करना शुरू कर देता है। साथ ही सारी पोजेस लड़कियों को बताता है कि जैसे ही मैं रेड डॉल आग में फेंकूंगा तुम सारों ने आग में कूद जाना है। कबीर भी लोकेशन ट्रैक करते करते वनराज के ठिकाने पे पहुंच जाता है, जहां वनराज के पोजेस कुछ किन्नर उस पर अटैक कर देते हैं और उसको पकड़ के वनराज के सामने पेश कर देते हैं। और वनराज उसे बताता है कि जैसे ही वो ये रिचुअल परफॉर्म कर लेगा उसके पास एक ऐसी शक्ति आ जाएगी जिससे वो कभी भी किसी को भी पोजेस कर सकता है और वो पूरी दुनिया का नया भगवान बन जाएगा जिसका नाम वनराज होगा। तभी कबीर मौका पाकर वनराज पे अटैक कर देता है और खंजर से उसकी ज़ुबान काट लेता है ताकि वो मज़ीद किसी भी लड़की को ऑर्डर ना दे पाए। लेकिन वनराज ने पहले से ही ऑर्डर दिया होता है कि अगर उसको कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो तमाम की तमाम लड़कियां उस पर अटैक कर दें। सो लड़कियां ऐसे ही करती हैं और वो कबीर पे अटैक कर देती हैं। तभी कबीर अपने जेब से वॉइस रिकॉर्डर निकालता है और उस पर वनराज की रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है जिसमें वो कह रहा होता है कि तुम आज़ाद हो और अब नॉर्मल लाइफ गुजार सकती हो। ये रिकॉर्डिंग उसने उस वक्त की थी जब वनराज बता रहा होता है कि जब तक मैं जानवी को नहीं बोलूँगा कि तुम आज़ाद हो और नॉर्मल लाइफ गुजार सकती हो तब तक जानवी नॉर्मल नहीं होगी। और कबीर ने इसी क्लिप को मॉडिफाई करके अपने पास रख लिया था ताकि वो जानवी को वापस ला सके। वनराज की आवाज़ सुनने के बाद हर लड़की अपने होश में आ जाती है और जानवी भी अपने होश में आ जाती है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में पुलिस वाले कबीर की स्टेटमेंट ले रहे होते हैं और पुलिस वाले कबीर को बताते हैं कि काफ़ी सारी लड़कियां रिकवर हुई हैं और सबकी सब अपने घर पहुंच गई हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कबीर जंगल से मरे हुए चूहे इकट्ठे करता है और वो इन चूहों को शापर में डाल के एक तहखाने में ले जाता है जहाँ पे वनराज को उसने कैद किया हुआ होता है और वो ये चूहे वनराज को खाने के लिए देता है। और मूवी के लास्ट सीन में वो वनराज को कहता है कि ये तुम्हारा नर्क है और मैं तुम्हारा शैतान हूँ। और इसके साथ ही मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।